नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 7 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 4। मिठाई वाला। मिठाई वाला, खिलौने वाला, गुब्बारे वाला, फल वाला, सब्जी वाला, ऐसे कई लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है। आप इनमें से किसी एक व्यक्ति से क्या क्या पूछना चाहेंगे लिखकर बताइए। यहाँ आप देख सकते हैं फल वाला, मिठाई वाला, पतंग वाला, गुब्बारे वाला, खिलौने वाला, ये सब व्यक्ति आपको दिख रहे हैं। आप इनमें से किसी भी एक व्यक्ति से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप यहाँ लिखकर बताइए। अब क्या है पिटारे में? मिठाई वाला गली गली घूमकर मीठी गोलियां, बांसुरी और खिलौने बेचता है। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे दौड़े चले आते हैं। इन बच्चों में उसको अपने बच्चों की तस्वीर नजर आती है। बच्चों के बीच आकर वह बहुत सुख का अनुभव करता है। आइए इस मार्मिक कहानी को पढ़कर उसके मन की व्यथा जाने। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इका दाम का है और उसका? खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर चल देता। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इससे उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली,
जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं, क्या जाने वह फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सुथनी। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। हमें दो, सब एक साथ बोल उठे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, हाँ हाँ सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला अचकचा कर बोला, बाबूजी, इनका असली दाम 3 ही पैसे है। आप कहीं से भी 2-2 पैसों में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, यही लो। तुमको वैसी ना चाहिए? ऐसी चाहिए? यह नारंगी रंग की? अच्छा, यही लो। पैसे नहीं है? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा, यह लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से निकाल रखी थी। तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर गई। वृद्धा दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, माँ, कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। ये खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूं? पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं आपको क्या। खैर, मैं अधिक तो ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया, तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। तो बच्चों, यहाँ आपके लिए एक दिमाग लड़ाओ प्रश्न है। मिठाई वाले की आंखों में आंसू देखकर आप उससे क्या कहते और क्यों?
यदि आप वहां होते और मिठाई वाले की आंखों में आंसू देखते तो आप उससे क्या कहते? बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोच के बताएं। वह बोला, मिलता तो क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष और धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हट जाना होगा, मैं और भी मिठाई ले लूंगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सुख संपत्ति थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों से घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। अपने उन बच्चों को खोजता रहता हूँ। वे सब होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर थी। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयां भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। पीठी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। रचनाकार से परिचय करते हैं बच्चों। हिंदी साहित्यकार भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म 11 अक्टूबर 1899 को कानपुर उत्तर प्रदेश के मंगलपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने औपचारिक शिक्षा केवल मिडिल तक ही प्राप्त की थी। इन्होंने लेखन के साथ साथ अनेक नौकरियां भी की। फिर यह संपादक बन गए। इन्होंने उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। माधुरी के संपादकीय विभाग में भी कार्य किया। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। इन्होंने बाल साहित्य का भी भरपूर सृजन किया। साथ ही इन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा। प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, 2 बहनें, मनुष्य और देवता आदि इनके उपन्यास हैं। वाजपेयी जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका, बाती और लौ। राय पिथौरा और छलना इनके चर्चित नाटक हैं। इनका एक कविता संग्रह भी है, ओस की बूंद। 8 मई 1973 को दतिया मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। चलिए बच्चों आगे चले। यहाँ कुछ ध्यान धरने योग्य शब्द हैं। सकारात्मकता, दूसरों के सुख में सुख का अनुभव और वात्सल्य भाव। मूल्यपरक प्रश्न है, हमें दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढना चाहिए, क्यों और कैसे? यदि हमारे जीवन में किसी बात को लेकर या किसी घटना को लेकर कोई दुख है तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि अपने मन से हर प्रकार के घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावों को हटाकर हम दूसरों के सुख में अपना सुख तलाश करें। हम दूसरों की सहायता कर कर उन पर दया भाव दिखाकर उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं और फिर उसी सुख को अपने हृदय में अनुभव करके स्वयं भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अब है शब्दार्थ, चलिए देखते हैं। चिक, बांस की तीलियों से बना पर्दा।
इसे कहेंगे ब्लाइंड्स। सुथनी सलवार या पाजामी। लोअर छज्जा, घर की दीवार से बाहर निकला भाग, अ प्लेटफॉर्म आउटसाइड द वॉल। परिचित, जाना पहचाना, फेमिलियर। अधीर, जिसमें धीरज ना हो, इम्पेशेंट। असीम, जिसकी सीमा ना हो या फिर बहुत, इनफाइनाइट। हिलोर, लहर, वेव्स। हर्जा, नुकसान, हार्म। मादक, मन को मस्त कर देने वाला, नशीला, टॉक्सिक। प्रतिष्ठित, सम्मानित, प्रेस्टिजियस। उस्ताद, माहिर, कुशल, एक्सपर्ट। सजीव, जिंदा, जिसमें जीवन ना हो, एलाइव। अटखेलियां, उछल कूद, फन। मादक मृदुल स्वर, मन को आनंदित कर देने वाली मीठी आवाज, स्वीट प्लीजिंग साउंड। कोलाहल, शोर, नॉइज। तो बच्चों, आपने ये शब्द अर्थ अच्छे से याद अवश्य करने हैं। उच्चारण एवं श्रुतलेख। स्नेहपूर्ण, खिलौने वाला, मिठाइयाँ, प्रतिष्ठित, अटखेलियां। चलिए अब आते हैं अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले हैं बातों बातों में। बच्चों, प्रश्न 1 है, खिलौने वाले के आने पर गलियों में हलचल क्यों मच जाती थी? खिलौने वाले के आने पर गलियों में हलचल इसलिए मच जाती थी क्योंकि वह मधुर ढंग से गाकर खिलौने बेचता था। रोहिणी ने बच्चों से क्या और क्यों पूछा? रोहिणी ने बच्चों से खिलौने का दाम पूछा और वह भी इसलिए क्योंकि वह जानना चाहती थी कि खिलौने वाले ने इतने सस्ते दामों में खिलौने क्यों दिए। मुरली वाला मुरलियां कैसे बेचता था? मुरली वाला 2-2 पैसे में मुरलियां बेचता था। मिठाई वाले की मिठाइयां कैसी थी? मिठाई वाले की मिठाइयां खट्टी मीठी, रंग बिरंगी और जायकेदार थी। बच्चों, यहाँ एक प्रश्न है, जिन बच्चों पर पैसे नहीं होते थे उन्हें भी मुरली वाला मुरली दे देता था, वह ऐसा क्यों करता होगा? तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ा है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। अब कलम की बारी। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। बच्चे क्या देखकर खुश हो उठते थे? बच्चे खिलौने देखकर खुश हो उठते थे। राय विजय बहादुर के कितने बच्चे थे? 2। विजय बाबू की पत्नी का क्या नाम था? रोहिणी। मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को किसका स्मरण हो आया? मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण हो आया। लघु उत्तरीय प्रश्न। खिलौने वाला अपने खिलौने किस प्रकार बेचता था? खिलौने वाला अपने खिलौने एक मधुर पंक्ति गा गा कर बेचता था। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। रोहिणी खिलौने वाले के विषय में क्या सोचती थी? रोहिणी खिलौने वाले के विषय में यह सोचती थी कि इसकी कितनी सुंदर आवाज है, लेकिन यह इतने सस्ते में खिलौने क्यों बेचता है? मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली के दाम के विषय में क्या समझाया? मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा कि वैसे तो मुरलियां 3-3 पैसे की हैं, लेकिन वो उन्हें 2-2 पैसों में बेच रहा है। रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? मिठाई वाले ने कम मूल्य पर सामान बेचने के बारे में रोहिणी को क्या बताया? जब रोहिणी ने मिठाई वाले का स्वर सुना तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये तो मुरली वाले और खिलौने वाले की ही आवाज है। उसने मिठाई वाले से जब कम मूल्य पर सामान बेचने के बारे में पूछा, तब मिठाई वाले ने उसे बताया कि वह यह रुपए पैसे के लिए नहीं बेचता है, उसे इन बच्चों में अपने बच्चों की छवि दिखाई देती है। मिठाई वाले की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? जब मिठाई वाले ने रोहिणी को अपने भरे पूरे परिवार और बच्चों के बारे में बताया
तो उनको याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चों, यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं लिखें। रोहिणी को मुरली वाले का स्वर सुनकर किसका स्मरण हो आया और क्यों? मुरली वाले की बातें सुनकर रोहिणी ने क्या अनुभव किया? मिठाई वाले ने रोहिणी को अपने विषय में क्या बताया? पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ ज्ञान झरोका है, चलिए पढ़ते हैं। कैंडी का आविष्कार 1500 ईसा पूर्व में मिस्र वासियों ने किया था। वे शहद, मेवे और फलों को मिलाकर कैंडी जैसा व्यंजन बनाते थे। अब व्यवहारिक व्याकरण है। एक ही मूल शब्द से बने सभी शब्द शब्द परिवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे ज्ञान से बने शब्द हैं ज्ञानी, ज्ञानवर्धक, ज्ञानवान, अज्ञान, विज्ञान आदि। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के शब्द परिवार बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहला शब्द हमें मिला है चित्र। तो चित्र से सबसे पहला शब्द हमारा होगा चित्रकार, फिर चित्रित और चित्रकला। इसी तरह भाव, भावुक, भाव विभोर और भावहीन। रंग, रंगरेज, रंगीला और रंगीन, है ना बच्चों? अब जीव शब्द के शब्द परिवार आप स्वयं बनाएंगे। जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रूप में अगर हम वती लगा देंगे तो बन जाएगा रूपवती। निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। सबसे पहला शब्द है वाला, मत वाला और हिम्मत वाला। आई, चढ़ाई और लड़ाई। इमा, महिमा और लालिमा। अब इन दो प्रत्ययों आहट और दार से दो दो शब्द बच्चों आप स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखते हैं। मयंक, भारत, सोहन, रामचरितमानस, आदित्य, रोहिणी, जापान, सीमा, माधव, ताजमहल और आगरा। तो बच्चों ये हैं व्यक्तिवाचक शब्द, आपने इनको यहाँ पर लिखना है। आगे चले। जो वाक्यांश समान अर्थ के स्थान पर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। जैसे आंखों का तारा आदि। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ मैं आपको इन मुहावरों के अर्थ बताऊंगी, वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। आकाश के तारे तोड़ना, तो इसका अर्थ है बच्चों कठिन, परिश्रम करना। काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना। चिकना घना होना,
बेशर्म होना, या फिर कह सकते हैं किसी बात का असर ना होना। बात का धनी होना अर्थ है वायदे का पक्का। अपठित बोध है यहाँ पर। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज देश विदेश में ऑर्गेनिक फूड की चर्चा होने लगी है। खाद्य पदार्थों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों की उपस्थिति और उनके दुष्प्रभावों से उत्पन्न बीमारियों की खबरों ने लोगों को सचेत कर दिया है। इस दशा में हमारे देश भारत में भी ऑर्गेनिक फूड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बन गया है और इसके चलते देश में जैविक खेती की अपार संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। हमारे देश में जैविक खेती रोजगार के एक अच्छे साधन के रूप में सामने आई है। भारत सरकार इसे खूब प्रोत्साहन दे रही है और इसे तेजी से अपनाया जा रहा है। इस मामले में सिक्किम सबसे अग्रणी है और उसे देश का पहला पूर्व जैविक राज्य बनने का दर्जा प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी जैविक खेती को तेजी से अपनाया जा रहा है, जिसे देखकर अन्य राज्यों के लोग भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। जैविक खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोगों को शुद्ध पौष्टिक खाद्य उत्पाद मिलेंगे, साथ ही रोजगार के साधन बढ़ेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी। जैविक उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और देश समृद्धशाली बनेगा। बच्चों, यहाँ इस अपठित गद्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर अब आप इस गद्यांश के आधार पर स्वयं देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, देश में जैविक खेती की अपार संभावनाओं के द्वार क्यों खुल गए हैं? दूसरा प्रश्न है, हमारे देश में जैविक खेती किस रूप में सामने आई है? जैविक खेती अपनाने के क्या क्या लाभ हैं? और प्रश्न घ है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो चलिए, हानिकारक का विलोम शब्द है लाभदायक। आय, व्यय। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। योग्यता आधारित क्रियाकलाप। आपने इन सभी क्रियाकलापों को अपनी योग्यता अनुसार करना है। साक्षात्कार लीजिए। आपके यहाँ भी फेरी वाले सामान बेचने आते होंगे। उनमें से किसी एक फेरी वाले का साक्षात्कार लीजिए और पता लगाइए कि उसका नाम क्या है, वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर में कौन कौन है, उसने यह काम कब और क्यों शुरू किया, उसके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, क्या वह अपने इस रोजगार से संतुष्ट है, इत्यादि। अनुमान लगाकर बताइए। मिठाई वाले की स्त्री और बच्चों के साथ क्या हुआ होगा? अनुमान लगाकर बताइए। चर्चा कीजिए। मिठाई वाला गली मोहल्ले के बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता था। इस तरह वह अपना दुख भूल जाता था। दूसरों की खुशियां बांटकर हम अपना दुख कम कर सकते हैं। इस विषय पर सहपाठियों से चर्चा कीजिए। और फिर है वार्तालाप कीजिए। आपके माता पिता ने भी अपने बचपन में फेरी वालों से वस्तुएं अवश्य ही खरीदी होंगी। उनसे पूछकर पता लगाइए कि उनके बचपन में फेरी वाले क्या क्या चीजें बेचते थे। क्या आज भी वे सभी चीजें मिलती हैं? यदि नहीं तो क्यों? माता पिता से बातचीत कीजिए। तो बच्चों, आपने ये सभी क्रियाकलाप अवश्य करने हैं। अब यहाँ पर ज्ञान परख है। नीचे एक वाक्य के खंड दिए गए हैं। प्रथम खंड 1 तथा अंतिम खंड को छठे में दिया गया है। ठीक है। वाक्य के शेष खंड क, ख, ग, घ में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। उनके सही क्रम के लिए A, B, C, D में से सही उत्तर चुनिए। स्वस्थ शरीर के लिए और एक स्वस्थ खेल आवश्यक है। स्वस्थ मस्तिष्क का शरीर में ही निवास होता है।
तो स्वस्थ शरीर के लिए खेल आवश्यक है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अब इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा सबसे ज्यादा सही है? सी, ख, क, घ, ग। तो इस क्रम में ये पूरी एक हमारी पंक्ति बन जाएगी। स्वस्थ शरीर के लिए खेल आवश्यक है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आगे चले। इस संसार में अंगदान के तुल्य कोई दान नहीं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो बच्चों ये शब्द है क्रिया विशेषण। इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।